आज के मुख्य समाचार। एम्स बिलासपुर में लापरवाही का आरोप। हिमाचल प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप। ठियोग में पूर्व जिला परिषद सदस्य का धरना। शिमला में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान फायरिंग। सब्जियों के दामों में बड़ी गिरावट। धर्मशाला में ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर का धरना प्रदर्शन। शिमला पुलिस की बड़ी कार्यवाही। अब समाचार विस्तार से। शिमला जिले के चिड़गांव क्षेत्र के गांव कोलगांव में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान खुशी का माहौल अचानक मातम में बदल गया जब सेलिब्रेशन के बीच चलाई गई गोली से एक महिला की मृत्यु हो गई। यह घटना 27 अप्रैल 2026 को नवनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान हुई है। जानकारी के अनुसार कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और नृत्य व उत्सव का माहौल था। इसी दौरान एक व्यक्ति ने जश्न के बीच अचानक फायरिंग कर दी। गोली लगने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे तुरंत उपचार के लिए ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। मृतका की पहचान रितिका निवासी गांव आंध्रा तहसील चिड़गांव जिला शिमला के रूप में हुई है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिससे कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल को सुरक्षित करते हुए जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच और शिकायत के आधार पर थाना चिड़गांव में अभियोग संख्या 36/2026 के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 103(1) और आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 25 के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए आरोपी को हिरासत में भी ले लिया है और घटना में शामिल हथियार भी बरामद कर लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं और घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्य के आधार पर मामले की गहन जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि इस मामले के हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है ताकि घटना के पीछे की पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके। इस दुखद घटना ने क्षेत्र में शोक की लहर पैदा करती है और लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि इस तरह के आयोजनों में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें और किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। इसको गोली मारी अभी तक नहीं मिला। कहां गया? पुलिस वाले गोली मारे वाला नहीं टोकरी के में चले गए। ये रोड के अंदर 12 बजे एक राइफल लेके घूमता है। 12 बजे एक राइफल लेके घूमता है। किसने अलाउड दिया उनको? किसने ये बोला कि मैं राइफल लेके घूम रहा गोली मार दी है? इसके बाप का साहब से पूछो कि अब बयान कहां से आई है? अब कहां से आई है? हमारी बेटी को लग गया उनको भी हिमाचल प्रदेश के एम्स बिलासपुर में एक बेहद गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है, जिसने एक बार फिर देश के बड़े सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक महिला ने आरोप लगाया है कि अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों या स्टाफ की लापरवाही के कारण उसकी सही आंख के बजाय गलत आंख में दवा डाल दी गई, जिसके बाद उसकी आंखों की रोशनी पर बुरा असर पड़ा है। पीड़िता का कहना है कि इस घटना के बाद उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है और उसकी सामान्य जीवन शैली पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। महिला ने अपनी आप बीती सुनाते हुए बताया कि वह इलाज के लिए पूरी उम्मीद और विश्वास के साथ एम्स बिलासपुर पहुंचे थे, लेकिन वहां हुई इस कथित लापरवाही ने उसकी जिंदगी को संकट में डाल दिया। उन्होंने कहा कि एक छोटी सी चूक ने उसे जीवन भर के लिए परेशानी में डाल दिया है।
और अब वह मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से बेहद परेशान हो चुकी है। पीड़िता ने यह भी कहा कि अगर देश के इतने बड़े और प्रतिष्ठित अस्पताल में इस तरह की गलती हो सकती है तो आम नागरिक आखिर किस पर भरोसा करे। पीड़िता ने जगत प्रकाश नड्डा से भी इस मामले में संज्ञान लेने की अपील की है। उनका कहना है कि एम्स जैसे उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्थान में ऐसी घटना होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि दोषियों को सख्त सजा मिल सके। महिला ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह इस मामले को लेकर चुप नहीं बैठेगी और न्याय मिलने पर अपनी आवाज उठाती रहेगी। महिला ने यह भी बताया कि उसने इस घटना की शिकायत राज्य के मुख्यमंत्री, एम्स बिलासपुर के निदेशक और अस्पताल प्रशासन को लिखित रूप से दे दी है। इसके बावजूद अभी तक कोई ठोस जवाब या संतोषजनक कार्यवाही की जानकारी नहीं मिली है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित भी की जाए। इस घटना के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और विभिन्न सामाजिक संगठनों में रोष देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में इस तरह की लापरवाही बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है और मरीजों की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि अस्पतालों में बेहतर निगरानी व्यवस्था और जवाबदेही तय की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। फिलहाल इस पूरे मामले में एम्स बिलासपुर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन यह मामला अब गंभीर होता जा रहा है और पीड़िता न्याय की उम्मीद में सरकारी तंत्र की ओर देख रही है। यह घटना न केवल एक व्यक्ति की पीड़ा को दर्शाती है बल्कि स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार की तत्काल आवश्यकता को भी उजागर करती है। और जो मेरे साथ हुआ ऐसा किसी और के साथ ना हो। जब मैंने जो मेरी आंख में मतलब आज मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, मैं प्रकाश नड्डा जी से, प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से मैं ये चाहती हूँ, स्वास्थ्य मंत्री जी से, भाई अगर मेरे को पालने वाला करने वाला कौन होगा? अगर जो मेरे साथ हुआ आज किसी और के साथ ना हो, इसकी जिम्मेवारी कौन लेता है? अब कंप्लेंट मतलब इनको एम्स में जो इनका डायरेक्टर होते हैं उनको भी कंप्लेंट कर दिए और प्रकाश नड्डा जी को भी कंप्लेंट की, मुख्यमंत्री जी को भी कंप्लेंट की इसकी। और मेरे को न्याय दिलवाया जाए। पहले तो एक लेफ्ट आंख से तो पहले नहीं दिखाई देता था, अब दूसरी भी इन्होंने बैठा दी, इससे तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई दे रहा राइट आंख से। मैं एक गरीब हूँ, दूसरे ये अभी अब मैं कहाँ जाऊं? अब इससे मुझे न्याय दिलवाया जाए, जो कि मतलब जो मेरे साथ हुआ किसी और गरीब के साथ ना हो। मेरी सिवा कौन है? सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई की जाए उनके ऊपर जिन्होंने जिस असिस्टेंट ने मेरे साथ ऐसा किया है अंदर ऑपरेशन थिएटर में। हिमाचल प्रदेश इन दिनों भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, जिसने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। खासकर मैदानी जिलों में तापमान लगातार बढ़ने से स्थिति गंभीर होती जा रही है। मौसम विभाग केंद्र शिमला ने सोमवार को भी मैदानी क्षेत्रों के लिए लू का येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जो इस बात का संकेत है कि आने वाले घंटों में गर्म हवाएं लोगों के लिए परेशानी बढ़ा सकती है। तेज धूप और झुलसाने वाली लू के कारण लोग दिन के समय घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। वहीं सड़कों और बाजारों में भी सामान्य दिनों की तुलना में कम भीड़ देखने को मिल रही है। रविवार को ऊना सहित कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। सुबह 9 बजे के बाद ही तेज धूप ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया और दोपहर होते होते हालात और भी ज्यादा खराब हो गए। हमीरपुर, कांगड़ा और चंबा जैसे जिलों में भी पारा तेजी से बढ़ रहा है। लगातार बढ़ते तापमान के कारण लोग अपने घरों में ही रहने को मजबूर है और जरूरी कामों के लिए ही बाहर निकल रहे हैं। गर्मी का असर केवल दिन तक सीमित नहीं है, बल्कि रात के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों को राहत नहीं मिल रही है। शनिवार रात को पांवटा साहिब में न्यूनतम तापमान 23.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से अधिक है। इसके अलावा देहरा गोपीपुर में 22.0 डिग्री, ऊना में 19.0, नाहन में 18.7, शिमला और धर्मशाला में 18.0 डिग्री, मंडी में 17.4 डिग्री और सोलन में 15.0 डिग्री और कल्पा में 7.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। रात के समय में भी गर्मी बढ़ने से लोगों की नींद प्रभावित हो रही है और बिजली की मांग में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। भीषण गर्मी का असर खेतीबाड़ी पर भी साफ नजर आ रहा है।
गेहूं की कटाई के मौसम में किसानों को तेज धूप और लू का सामना करना पड़ रहा है, जिससे काम करना मुश्किल होता जा रहा है। यही कारण है कि कई किसान अब मजदूरों के बजाय मशीनों का सहारा ले रहे हैं, ताकि कम समय में ज्यादा काम किया जा सके और गर्मी से बचा जा सके। बागवानी फसलों पर भी इसका असर पड़ रहा है और फलों के उत्पादन पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में फसलों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि इस भीषण गर्मी के बीच राहत की खबर भी सामने आई है। मौसम विभाग के अनुसार 28 अप्रैल से राज्य में मौसम बदलने की संभावना है। 28 अप्रैल से 2 मई के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, तेज हवाएं, तूफान और ओलावृष्टि हो सकती है। इस दौरान शिमला, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। तेज हवाओं और अचानक मौसम खराब होने की आशंका भी जताई गई है, जिससे जहां एक और गर्मी से राहत मिल सकती है, वहीं दूसरी ओर फसलों और बागवानी को भी नुकसान पहुंचने का खतरा भी बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि लू से बचाव के लिए लोगों को पर्याप्त पानी पीना चाहिए, धूप में निकलने से बचना चाहिए और हल्के व ढीले कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। खासकर बुजुर्गों और बच्चों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश इस समय चरम मौसम परिस्थितियों का सामना कर रहा है, जहां एक और भीषण गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। वहीं दूसरी ओर आने वाले दिनों में संभावित तूफान और ओलावृष्टि नई चुनौतियां खड़ी कर सकती है। ऐसे में जरूरी है कि लोग सतर्क रहे और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर हिमाचल प्रदेश के बैनर तले बड़ी संख्या में मजदूरों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। यह धरना प्रदर्शन धर्मशाला में आयोजित किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पिछले 3 वर्षों से उनके समस्याओं को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कई श्रमिकों के इस दौरान मौत तक हो चुकी है, कई परिवारों के बच्चों की शादी तक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि नियमित आय और बकाया भुगतान न मिलने के कारण उनके सामने रोजमर्रा के खर्च चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार और संबंधित विभाग उनकी मांगों को सुनने के बजाय उन्हें अनदेखा कर रहा है। मजदूरों ने कहा कि उन्हें ना तो समय पर भुगतान किया जा रहा है और न ही उनकी समस्याओं का कोई स्थायी समाधान निकाला जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासन की ओर से उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है और उन्हें मानसिक रूप से परेशान भी किया जा रहा है। धरने के दौरान ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर हिमाचल प्रदेश के नेताओं ने कहा कि मजदूर वर्ग लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे और प्रदेश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। मजदूरों की मुख्य मांगों में बकाया वेतन का शीघ्र भुगतान, रोजगार की स्थिरता, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा शामिल है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि वह मजदूरों की स्थिति को समझे और संवेदनशीलता के साथ उनकी समस्याओं का समाधान करे। क्लेम 3 सालों से पास नहीं किए जा रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। कई मजदूरों की मृत्यु हो चुकी है, कई मजदूरों के बच्चों की शादियां हुई हैं। 3 साल हो गए हैं। जिनके क्लेम पास किए उनको पैसे नहीं मिल रहे और जिनके क्लेम पेंडिंग है उनको आगे रिकमेंड नहीं किया जा रहा है। उनके ऊपर पीसफुल ऑब्जेक्शन लगाए जा रहे हैं। बार बार प्रार्थना करने के बावजूद कोई असर नहीं है। सरकार की नीयत खराब हो चुकी है और सिर्फ इनके हक मारना चाहती है। इसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कई बार सरकार से बेनती की है, मुख्यमंत्री से भी सब बातचीत हुई है और चीफ सेक्रेटरी को भी इस बारे में बताया गया था कि हमारी मांगें ना मानी गई तो 15 दिन के बाद हम यहाँ सरकार का पुतला जलाएंगे। तो फिर अगर उन्होंने आज तक नहीं मानी है, हमारे साथ कोई बातचीत नहीं की है, तो हमारे पास कोई रास्ता तो है नहीं। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, ये हम करें। मंत्री जी ने चिट्ठी आगे फॉरवर्ड कर दी, आगे की आगे पड़ी, ये उसके आगे कहीं गई नहीं, पता नहीं कहाँ गई चिट्ठी। यही रहेंगे 4 बजे तक, जाने वाले थोड़ी। अभी तो वर्कर आ रहे हैं हमारे, तो 4 बजे तक तो यहाँ पहुंचेंगे। पूरे डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, ज्वाला जी, नूरपुर, देहरा, ज्वाली, सब इलाकों से जो बेनिफिशियरी वो आ रहे हैं। सारे मजदूर नहीं आ रहे हैं, जो इस बोर्ड के लाभार्थी हैं वही आ रहे हैं, उन्हीं के क्लेम पेंडिंग है। ये जितने मजदूर आए हैं इन सब के क्लेम पेंडिंग है। एक भी ऐसा मजदूर नहीं है जिसका क्लेम पेंडिंग नहीं है।
सर अगर आज आपकी मांगे पूर्ण नहीं होती तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे के 4 बजे पुतला जलाएंगे यहाँ। सरकार का 4 बजे तक नहीं होती, 4 बजे तक का भी टाइम दिया हुआ सरकार को। तो सरकार की जिम्मेदारी है ना, हमारे साथ बात करे ना। अगर हम गलत हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करो, अगर कोई अधिकारी गलत है तो अधिकारी के खिलाफ उसको जेल में डालो। एक तो बात कुछ तो होगा ना। अगर इतने लोग यहाँ, इनके साथ कहीं बेइंसाफी हुई है, कहीं इनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, क्योंकि सरकारों ने तो मजदूरों को समझा ही कुछ नहीं है ना। इनका तो सारे हिंदुस्तान में शोषण हो रहा है, तो अब कहाँ तक शोषण चाहेंगे ये लोग, क्या करेंगे ये? जो सीधी मांग है, ये एक ही मांग है कि जो एलिजिबल वर्कर हैं, जिनके सारे दस्तावेज कंप्लीट हैं, उनके क्लेम पास करो। एक ही मांग है, ज्यादा मांगे भी नहीं। मैं अपने मांग पत्र में लिखा हुआ है कि जिनके पूरे दस्तावेज पूरे हैं, हमीरपुर में पड़े हुए हैं, उनको भी क्लेम पास नहीं कर रहे, क्योंकि वहां पर तो सेक्रेटरी नहीं है। एडिशनल चार्ज एक को दिया है, वो शिमला में बैठते हैं, तो कभी कभार हमीरपुर में आते हैं। मतलब उनके अंदर नीयत ठीक नहीं है, बस कुल मिला के बात ये है और कुछ नहीं है। शिमला के व्यस्तन क्षेत्रों में से एक लोअर बाजार स्थित सब्जी मंडी में इन दिनों ताज़ा मौसमी सब्जियों की भरपूर आवक देखने को मिल रही है। इसके चलते पिछले कुछ समय से बढ़ी हुई सब्जी की कीमतों में अब गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे आम उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली है। मंडी में लगी रेट लिस्ट और स्थानीय विक्रेताओं के अनुसार कई प्रमुख सब्जियों के दाम अब सामान्य स्तर पर आ गए हैं, जिससे बाजार में एक बार फिर से खरीदारी का माहौल बनता जा रहा है। सबसे ज्यादा राहत मटर के दामों पर आई गिरावट से मिली है। कुछ दिनों पहले जहां 70 से 80 रुपए प्रति किलो तक मटर बिक रही थी, वहीं अब घटकर करीब 50 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। इसी तरह अन्य हरी सब्जियों के दामों में भी संतुलन देखने को मिला है। भिंडी, शिमला मिर्च और बैंगन जैसी सब्जियां लगभग 40 रुपए प्रति किलो के आसपास मिल रही है, जबकि मूली, कद्दू और खीरा जैसी सब्जियां 30 रुपए प्रति किलो तक उपलब्ध है। टमाटर और प्याज के दाम भी स्थिर बने हुए हैं, जिससे रसोई का खर्च कुछ हद तक नियंत्रित हुआ है। मंडी के व्यापारियों का कहना है कि स्थानीय किसानों और आसपास के क्षेत्रों से सब्जियों की आपूर्ति बढ़ने के कारण कीमतों में गिरावट आई है। पिछले दिनों मौसम की अनिश्चितता और सप्लाई में कमी के कारण दाम बढ़ गए थे, लेकिन अब मौसम अनुकूल होने से उत्पादन और आपूर्ति दोनों में सुधार हुआ है। इसके अलावा बाहरी राज्यों से भी सब्जियों की आमद बढ़ी है, जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ी और कीमतों पर भी असर पड़ा। ग्राहकों की बात करें तो सब्जियों के सस्ते होने से उनकी खरीदारी पर भी इजाफा हुआ है। पहले जहां लोग सीमित मात्रा में सब्जियां खरीद रहे थे, वहीं अब वे ज्यादा मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं। एक स्थानीय ग्राहक ने बताया कि पिछले कुछ समय से सब्जियों के बढ़ते दामों ने घर का बजट बिगाड़ दिया था, लेकिन अब दाम कम होने से काफी राहत मिली है। गृहिणियों का कहना है कि रसोई के खर्च में आई इस कमी से परिवार के अन्य खर्चों को संतुलित करने में मदद मिल रही है। वहीं कुछ विक्रेताओं ने यह भी बताया कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, वैसे वैसे सब्जियों की गुणवत्ता और उपलब्धता पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि फिलहाल बाजार में ताज़ा और अच्छी गुणवत्ता की सब्जियां उपलब्ध है, जिससे ग्राहकों को बेहतर विकल्प मिल रहे हैं। मंडी में सुबह से ही ग्राहकों की भीड़ देखने को मिली है। कुछ दुकानदारों के चेहरों पर संतोष भी नजर आ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मौसम सामान्य बना रहा और परिवहन व्यवस्था सुचारू रूप से रहती है, तो आने वाले दिनों में सब्जियों के दाम स्थिर हो सकते हैं। हालांकि अचानक बारिश, ओलावृष्टि या तेज गर्मी जैसी परिस्थितियां कीमतों को फिर से प्रभावित कर सकती है। कुल मिलाकर शिमला के लोअर बाजार की सब्जी मंडी में इस समय राहत भरा माहौल है। ताज़ा सब्जियों की अच्छी आवक और कीमतों में गिरावट ने न केवल उपभोक्ताओं को राहत दी है, बल्कि बाजार की रौनक भी बढ़ा दी है। आने वाले दिनों में यदि यह स्थिति बनी रहती है, तो आम जनता को महंगाई से कुछ राहत मिल सकती है। जिला परिषद क्यार के पूर्व सदस्य मदन लाल वर्मा ने विकास खंड ठियोग के वीडियो के खिलाफ धरना शुरू कर दिया है। धरने पर बैठे मदन लाल वर्मा ने आरोप लगाया कि वे पिछले 6 महीनों से विकास खंड ठियोग कार्यालय के चक्कर लगा रही है, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है कि क्षेत्र की 2 सड़कों की पासिंग के लिए विभागीय प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही है। उन्होंने बताया कि सड़कों के निर्माण के लिए निरीक्षण करने अधिकारी को आना था, लेकिन अब तक कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है।
इस कारण विकास कार्य पूरी तरह ठप पड़े हुए हैं और क्षेत्र की जनता को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। मदन लाल वर्मा ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही सड़कों की पासिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो उनका आंदोलन और तेज हो सकता है। धरने के माध्यम से उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि संबंधित अधिकारियों को मौके पर भेजकर जल्द से जल्द निरीक्षण करवाया जाए ताकि सड़क निर्माण कार्य शुरू हो सके और क्षेत्र के लोगों को कुछ राहत मिल सके। आज भी दिया, जिस अधिकारी को हमने कल सम्मानित किया वो इसकी काबिलियत रखते हैं और विभिन्न पंचायतों से 10 पंचायतों के लोग यहाँ आए थे और उन्होंने मिलकर उनको सम्मानित किया। उसमें भी कुछ कारणों से कुछ लोग राजनीतिकरण उसका कर रहे हैं, लेकिन हमारा किसी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं था। हमने तो जिसने जो कार्य किया उसकी प्रशंसा की है। जहां तक आज विकास खंड ठेव में बैठने की बात है, हम 2 सड़कों की पासिंग के लिए काफी समय से प्रयासरत थे। 6 महीने से विकास खंड ठेव के चक्कर लगा रहे हैं। उसमें एक सड़क है जय से काशो और दूसरी सड़क जो है वो सुनार घाटी से पत्था तक पास होनी थी और उसमें जो है सचिव जो होता है संबंधित पंचायत का, उनको जो है एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट देनी होती है। 4 पंचायत से 3 महीने तक वो एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट जब नहीं आई तो गोविंद जी जो मेरे साथ बैठे इन्होंने उसमें जो हमारा RTI एक्ट है, सूचना में का जो अधिकार है, उसके माध्यम से ली और उसमें 4.5 लाख रुपए की जो राशि है उनके द्वारा खर्च की गई बताई गई और उससे पहले भी उसका धनराशि खर्च हुई है जिसको उन्होंने नहीं दर्शाया है। इसके अलावा जो हमारी लाफू घाटी करानी सड़क है वो आधी तो पूर्व में जो SDM रहे मुकेश शर्मा जी उन्होंने पास कर दी। जो सुधार घाटी से पंथा तक का पोर्शन है वो पूर्व में नेशनल हाईवे था और उसके बाद जो है वो जब अभी रिसेट सेटलमेंट हुआ तो वो उसको जो है रिसेट सेटलमेंट ने रास्ता कर दिया, जिसकी जो विड्थ है राजस्व विभाग के पास वो 5 से 7 मीटर है और उसके बावजूद भी यहाँ विकास खंड अधिकारी द्वारा उप मंडल अधिकारी नागरिक से समय लिया जाता है जो का समय था उस सड़क को 11 बजे पास करने का। पर उसके पश्चात भी जो अधिकारियों की टीम एक नोटिफिकेशन के माध्यम से बनी थी, वो टीम जो है उस सड़क की पासिंग के लिए नहीं आई, जिससे जनता जो है क्षुब्ध है और आज इस धरने पे बैठी। इसके अलावा मैं 15वें वित्त आयोग को लेकर भी जनता को बताना चाहता हूं कि हमने 15वें वित्त आयोग के माध्यम से बहुत सारी जो धनराशि है वो स्वीकृत की थी जिसका एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा। मैं बात करना चाहता हूं भारत पंचायत की सोई की, वहां पर 1 लाख रुपया जो है हमने सामुदायिक भवन की मरम्मत के लिए 2023 में दिया और सालों तक जो उसकी मैपिंग नहीं, सालों तक उसके एस्टिमेट भी, बार बार इस विषय को मैंने जिला परिषद और पंचायत समिति की बैठकों में उठाया। ADC साहब ने रिव्यू मीटिंग की, वहां भी हमने उठाया और ADC साहब ने जो है BDO और जिला परिषद की रिव्यू बैठक ली। उसमें उन्होंने निर्देश दिए थे कि जो प्रॉब्लमेटिक पंचायत है जहां काम नहीं हो रहे, चुनाव का समय है, वहां BDO जो है वो कमेटी बनाकर काम करे। अगर मैं 15वें वित्त आयोग की बात करूं, जो हमने जल के लिए, लोगों को पेयजल के लिए, छोटे छोटे टैंकों के लिए धनराशि स्वीकृत की है, उसके कार्य बावजूद इसके कि जिला प्रशासन ने भी आदेश किए कि BDO उसका काम करेगा और प्रोसीडिंग की कॉपी भी जो है वो मैंने विकास खंड को दी है। मैं बात करूं शिलारू पंचायत की, तो शिलारू पंचायत में देवी के लिए हमने 1 लाख रुपया दिया था, जोक के लिए 1 लाख दिया, नीचे सेना जाल है वहां के लिए 1 लाख दिया, खदरावट में 1 लाख रुपया दिया और पालवी गांव के लिए भी 1 लाख दिया, जिसका काम अभी तक जो है वो शुरू नहीं है। 5 लाख की धनराशि। जो आपका जो मेन मुद्दा, इसके अलावा एक रास्ते के लिए भी हमने ऊपर वहां शिलारू से ऊपर को जहां एक देवस्थान है वहां के लिए भी धनराशि स्वीकृत की। उसका भी जो काम है वो अधिकारियों और कर्मचारियों की जो नजरअंदाजी है उसके कारण नहीं हुआ। इसी तरह से गुठान में भी एक टैंक बनना था, उसके स्पेसिफिक ऑर्डर माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा कि उसका जो कार्य तुरंत प्रभाव से शुरू किया जाए। ADC के माध्यम से कमेटी का गठन भी किया गया, लेकिन बहुत चक्कर लगाने के बाद भी उस कार्य को जो लंबित किया गया और अभी कार्य चल रहा है। उसकी जो दूसरी जियो टैगिंग हो रही है अभी तक नहीं हुई, लेबर की पेमेंट करनी है, मटीरियल उसमें और खरीदना है, तो उससे जो लाभार्थी है वो परेशान हो रहे हैं। नहीं हो रही। मैं 2 बार इसी पंचायत समिति का अध्यक्ष रहा, एक बार जिला परिषद का अध्यक्ष रहा, खड़े खड़े होकर मैं इनसे बात करता हूँ, सैकड़ों चक्कर मैंने लगाए लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मेरा तो क्या है, जो अतिरिक्त जो हमारे जिलाधीश है उन्होंने प्रोसीडिंग वहां पर बनाई, आदेश दिए कि जो लंबित काम है 15वें वित्त आयोग के, वो जो है आप उसको तुरंत प्रभाव से कमेटी बनाकर शुरू करें। इतना ही नहीं, अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो दर्द है जिसलिए हम आ जाए, जो आप चुनावी रंग की बात करना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में फैसला लिया है जो टाइट ग्रांट है जल शक्ति विभाग को वो ट्रांसफर की जाए क्योंकि वहां पर कार्य शुरू नहीं हुआ। इतना ही नहीं, उसमें ये भी आदेश में लिखा गया है कि जो आधे काम है
उसके भी आधे पैसे वापस लिए जाए। तो जो आधा काम हुआ वो भी वेस्ट होगा, जो आधा पैसा है वो कहाँ खर्च किया जाएगा, इसको लेकर भी हमको संशय है। शिमला पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ छेड़े गए व्यापक अभियान के तहत एक बड़े अंतर्राज्यीय ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए अहम सफलता हासिल की है। बैकवर्ड लिंकेज को भी तोड़ा जा रहा है। मामले की शुरुआत थाना बालूगंज में दर्ज मुकदमा नंबर 2726 दिनांक 23/2/2026 से हुई, जब पुलिस ने अविनाश चौहान निवासी चौपाल को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 6.7 ग्राम हेरोइन शट्टा बरामद किया गया। प्रारंभिक गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इसे केवल एक मामूली केस मानकर बंद कर दिया, बल्कि गहराई से जांच करते हुए पूरे नेटवर्क को खंगालने का निर्णय लिया। पुलिस ने आरोपी से विस्तृत पूछताछ की, उसके मोबाइल और अन्य डिजिटल डाटा का विश्लेषण किया, साथ ही बैंक खातों की जांच भी शुरू की गई। जांच में सामने आया कि अविनाश चौहान नियमित रूप से शिमला से बिहार के कुछ व्यक्तियों के खातों में पैसे ट्रांसफर कर रहा था। यह पैसा नशा तस्करी से जुड़े लेन देन का हिस्सा था। मनी ट्रेल को फॉलो करते हुए पुलिस की टीम भोजपुर बिहार से हरदुआ गांव तक पहुंची, जहां से 24 अप्रैल 2026 को दो आरोपियों विशाल यादव 20 वर्ष और जयप्रकाश 27 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर शिमला लाया गया, जहां उनसे पूछताछ जारी है। जांच के दौरान जो सबसे चौंकाने वाला तथ्य सामने आया वह था कि आरोपी विशाल यादव के बैंक खातों में भारी लेन देन हुआ था। पुलिस के अनुसार केवल 5 महीनों की अवधि में करीब 40 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। इतना ही नहीं, इन खातों से लगभग रोजाना नगद निकासी की जा रही थी, जिससे साफ संकेत मिलता है कि यह एक संगठित और सक्रिय ड्रग नेटवर्क था जो लगातार कार्य कर रहा था। पुलिस को शक है कि यह नेटवर्क केवल शिमला और बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार देश के अन्य राज्यों से भी जुड़े हो सकते हैं। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह के संपर्क किन किन बड़े सप्लायरों और तस्करों से हो सकते हैं। शिमला पुलिस ने बताया कि वर्ष 2026 में अब तक एनडीपीएस एक्ट के तहत 111 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जिसमें 235 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह आंकड़े इस बात का संकेत है कि पुलिस नशे के खिलाफ कितनी गंभीरता से कार्य कर रही है। इसके अलावा सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए बैकवर्ड लिंकेज के तहत 30 आरोपियों को देश के विभिन्न जिलों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल और भारत नेपाल सीमा क्षेत्र से भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नशा तस्करी के खिलाफ यह अभियान भविष्य में भी इसी तरह सख्ती से जारी रहेगा। उन्होंने साफ किया कि इस अवैध कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह स्थानीय स्तर पर हो या अंतर्राज्यीय नेटवर्क का हिस्सा। इस पूरे मामले ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि नशा तस्करी का जाल कितनी तेजी से फैल रहा है और इसमें आधुनिक तकनीकों और बैंकिंग सिस्टम का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे में पुलिस की यह कार्यवाही न केवल कानून व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज के लिए भी एक चेतावनी है कि इस समस्या से निपटने के लिए सामूहिक जागरूकता और सहयोग जरूरी है। कुल मिलाकर हिमाचल पुलिस की यह कार्यवाही नशा तस्करों के खिलाफ एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। कॉम्प्रिहेंसिव कार्रवाई जारी है, जिसमें नशा तस्करों के नेटवर्क्स को ध्वस्त किया जा रहा है। इसी क्रम में थाना बालूगंज में मुकदमा नंबर 27/26 दिनांक 23 फरवरी 2026 पंजीकृत किया गया था, जिसमें अविनाश चौहान पुत्र स्वर्गीय माठूराम चौहान रेजिडेंट चौपाल के कब्जे से 6.7 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया था। बैकवर्ड लिंकेज और सप्लाई चेन का पता लगाने के लिए उक्त आरोपी से गहनता से पूछताछ, डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण और बैंक खातों के विश्लेषण से पाया गया कि अविनाश चौहान शिमला से विशाल निवासी बिहार और उसके साथियों द्वारा संचालित कई बैंक खातों में पैसे भेजता था। इसी मनी ट्रेल के पीछे जाते हुए बालूगंज पुलिस टीम द्वारा दिनांक 24/4/2026 को विशाल यादव पुत्र हरि यादव निवासी गांव हरदुआ डाकघर भोकुरा जिला भोजपुर बिहार उम्र 20 वर्ष, जयप्रकाश पुत्र श्री हरि यादव निवासी गांव हरदुआ डाकघर भोकुरा जिला भोजपुर बिहार उम्र 27 वर्ष को हरदुआ भोजपुर बिहार से गिरफ्तार किया गया और इनका ट्रांजिट रिमांड लिया गया। जांच में आरोपी विशाल के बैंक खातों के विश्लेषण से यह बात सामने आई है कि केवल 5 माह की अवधि में करीब 40 लाख रुपए का लेन देन हुआ है और विशाल लगभग रोज अपने खातों से नगद की निकासी करता था। मामले में आगामी जांच जारी है तथा मादक पदार्थों के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है।
शिमला पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध अपनी कार्रवाई आगे भी इसी प्रकार सख्ती से जारी रखी जाएगी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष अब तक एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 111 एफआईआर रजिस्टर की गई हैं, जिसमें 235 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सप्लाई चेन को ध्वस्त करने के लिए बैकवर्ड लिंकेज में अब तक 30 आरोपियों को विभिन्न राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, भारत नेपाल बॉर्डर, केरला आदि से गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त पिट एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 35 आदतन अपराधियों को जेल भेजा गया। धन्यवाद। रोडू में गोलीकांड हुआ है, उसमें क्या डेवलपमेंट हुई है, कितने उसमें आरोपी संलिप्त थे और उसकी डिटेल, उसका अपडेट है क्या? जी, जो ये घटना हुई है रोडू में, चिड़गांव में, इसमें जो है पुलिस द्वारा हत्या के मामले में 103 एक बीएनएस अर्स्टवाइल 302 आईपीसी में हत्या का मुकदमा रजिस्टर किया गया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जिसकी डिटेल आपसे शेयर कर दी गई। देखिए, इस तरह से किसी भी तरह की कोई भी घटना जो है वो कानूनी तरीके से सही नहीं है और इसकी जांच जारी है और जिसकी भी नेग्लिजेंस इसमें आएगी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।